स्टूडेंट, वेलकम बैक। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको कृतिका भाग 2 के चैप्टर माता के आंचल के बारे में बताया था कि लेखक पाठ के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। और अब हम आपको इस वीडियो में इसकी प्रश्न उत्तर किस तरह सॉल्व करेंगे वो बताएंगे। इसमें टोटल 12 प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो चलिए अब हम इसका अभ्यास करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? पहले हम किसी क्वेश्चन को समझेंगे, फिर जब क्वेश्चन समझ आता है तो हम उसका आंसर इजीली दे सकते हैं। पहले हम प्रश्न को समझते हैं कि उसमें क्या कहा गया है, कि पाठ से हम क्या निकाल के इसमें लिख सकते हैं। प्रस्तुत पाठ के आधार पर, यानी हमें पाठ के आधार पर ही इसका आंसर देना है। बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। हमें पाठ में ही बताया गया था कि भाई बच्चा जब डर के मारी सांप से डरता डरता भागता है, वो उस पर विपदा आती है तो वो अपने पिता के पास ना जाकर अपनी माँ के पास ही जाता है। तो आपको इसे अपनी समझ से अपनी भाषा में एक्सप्लेन करते हैं। आंसर: यह बात सच है कि बच्चे को अपने पिता से अधिक लगाव था। बच्चा कौन था यहाँ पर? लेखक। बच्चे को अपने पिता से बहुत लगाव था। उसके पिता का उसका लालन पोषण ही नहीं करते थे, उसके सगे संग दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे, परंतु विपदा के समय उसे लाड़ की जरूरत थी। अत्यधिक ममता और माँ की गोद की जरूरत थी। उसे अपनी माँ से जितनी कोमलता मिल सकती थी उतनी पिता से नहीं। यही कारण है कि संकट में बच्चे को माँ यानी नानी याद आती है, बाप या नाना नहीं। माँ का लाड़ घाव को भरने वाले मरहम का काम करता है। मतलब कि अब हम इसको समझते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। कि लेखक कहता है कि बच्चा जब मुसीबत में होता है, माँ से चाहे वो कितनी ही दूर रह ले, पर मुसीबत के टाइम पर माँ की ममता ही याद आती है, माँ की गोद ही याद आती है। माँ उसे अपने आंचल में छुपा लेती है। विपदा के समय पिता के कोई ही संग प्रेम कुछ नहीं याद आता। माँ ही उसके मरहम पर घाव भरने का काम करती है, मरहम का काम करती है। पिता चाहे कितनी ही कोमलता से उसको साथ रहे, कितना ही लाड़ करे, पर माँ ही उसको बचाती है। कहते हैं ना, जब हम किसी उसमें होता है कि मम्मी नहीं, मम्मी मम्मी ही ये करेगी, तो कभी कोई ये नहीं कहता कि बच्चा पिता को याद करता है। प्रश्न नंबर 2। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? शिशु अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। अपनी उम्र के साथ जिस रुचि से खेलता है वह रुचि बड़ों के साथ नहीं होती। अब इसमें पूछा गया है कि भोलानाथ जो लेखक था, लेखक का नाम था चैप्टर में भोलानाथ, वो अपने साथियों के साथ ही को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था? उनके साथ रहकर ही क्यों खुश रहता था? वो अपने से बड़ों के पास होता था तो वो सिसकना शुरू कर देता था। ये एक स्वाभाविक बात है। बच्चा जब छोटा होता है तो वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ ही खेलना पसंद करता है। वो अपनी बातों को शेयर कर सकता है, अपने विचारों को, भावों को एक दूसरे के साथ मिल बांट कर शेयर करते हैं वो। और बड़ों से वो अपने मन की बात नहीं कह सकते, बड़ों से वो शर्माते हैं। इसमें उसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है, उनके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को बताया गया है। शिशु अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। अपनी उम्र के साथ जिस रुचि से खेलता है वह रुचि बड़ों के साथ नहीं होती। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक भी है। बच्चे को अपने साथियों के बीच सिसकने या रोने की में हीनता का अनुभव होता है। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक
वो होता है कि बच्चे जब अपने उम्र के बच्चों के साथ होते हैं कि उन्हें हर चीज करने में शर्म आती है कि हम गलत काम करेंगे तो हमारा मजाक उड़ाएंगे। वो सिसकते भी नहीं थे, रोते भी नहीं थे। तो बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं कि ये तो रोता रहता है, सिसकता रहता है, तो वो हंसते रहते हैं और खेलते हैं आपस में। नंबर 3, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। अब देखो, इस प्रश्न में बताया गया है कि भोलानाथ लेखक अपने साथियों के साथ जो खेल और खेल खेल खेलते थे ना, उनमें जिन सामग्रियों का, जिन सामान का वो प्रयोग करते थे, वो आज के टाइम में जो हम खेल बच्चे खेल खेलते हैं, आज के बच्चे जो खेल खेलते हैं, वो उन सामान से कैसे भिन्न है, यानी अलग है। कि पहले का सामान खेलने का, आज का सामान अलग कैसे है। अब उस चीज को हमने लिखना, एक्सप्लेन करना है, कंपैरिजन करना है। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री से हमारे खेल और खेलने की सामग्रियों में कल्पना से अधिक अंतर आ गया है। यानी भोलानाथ और उसके साथी जिन सामग्रियों का, कंकड़ पत्थर आदि चीजों का यूज करते थे ना, वो खेत खलियान बनाने के लिए, बारात निकालने के लिए, सब खेलों के लिए वो अलग अलग सामग्रियों का चीज यूज करते थे। पर आज के बच्चे तो नहीं करते इस तरह। आज के बच्चे तो मोबाइल, वीडियो गेम्स, ये सब चीजें, एक्स्ट्रा कई सारी चीजों का वो यूज करते हैं। उनकी तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे पहले के टाइम में। भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक आत्मीय संबंध थे। जब भोलानाथ का जो समय था खेलने का, वो समय परिवार और दूर पड़ोस तक आत्मीय संबंध था। इसका मतलब है कि उस समय परिवार और पड़ोसियों में, पूरे गांव में एक दूसरे से आत्मा का संबंध होता था। यानी एक दूसरे से भाईचारे का संबंध होता था, जिससे खेलने की स्वच्छंदता थी और बच्चों को खेलने की पूरी स्वतंत्रता थी कि वो कहीं पर भी किसी के घर जाकर किसी भी टाइम खेल सकते हैं। बाहरी घटनाओं, अपहरण आदि का भय नहीं था। कि जैसे आजकल कहते हैं कि बच्चे किडनैप हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो किडनैप हो जाएंगे, पर उन चीजों का कोई डर नहीं था। खेल की सामग्रियां बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित थी। जो वो खेल खेलते थे, उनकी सामग्री यानी उनके टूल्स, उनकी चीजें सब वो स्वयं ही बनाते थे। घर की अनुपयोगी वस्तु ही उनके खेल की सामग्री बन जाती थी। जो घर में बेकार चीजें पड़ी होती थी, यूज की नहीं थी, हम एक साइड में रख देते हैं। आज के टाइम पे तो हम उसे फेंक देते हैं कि हमारे यूज की चीज नहीं है। पर पुराने टाइम पे, पहले के टाइम पे, लेखक के समय में वो चीजें उठा के वो उन्हें अपने खेल की सामग्री बना लेते थे, जिससे किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं थी और जिससे यह भी डर नहीं लगता था कि भाई बच्चे किसी चीज से बिगड़ जाएंगे या उन्हें चोट लग जाएगी। धूल मिट्टी से खेलने में पूर्ण आनंद की अनुभूति होती थी। ना कोई रोक, ना कोई डर, ना किसी का निर्देशन। यानी जब आज के टाइम पे हम बच्चों को धूल मिट्टी में नहीं खेलने देते कि गंदे हो जाएंगे, जर्म्स हो जाएंगे और बीमारी लग जाएगी। पर पहले बच्चों को धूल मिट्टी से में ही खेलने के लिए छोड़ दिया जाता था कि वो बढ़ेंगे, उनको उन रोगों से लड़ने की शक्ति पैदा होगी इनमें। उन्हें पूर्ण आनंद की अनुभूति होती थी मिट्टी में खेलने से। उन्हें कोई नहीं रोकता था, ना उनके माता पिता रोकते थे, ना कोई रोकता था। उनमें कोई डर भी नहीं था और ना कोई निर्देश देता था, ऐसे नहीं ऐसे खेलो, ऐसे नहीं ऐसे खेलो। कोई निर्देशन नहीं था उनके लिए। जो उनके मन में आता था वो वही करते थे। जो था वह सब सामूहिक बुद्धि की उपज थी। जो कुछ भी वो खेलते थे, जो कुछ भी वो बनाते थे, वो सब उनकी बुद्धि यानी उनके दिमाग की उपज होती थी। वो अपने दिमाग से ही बनाते थे, दिमाग से ही उपज बनाते थे और दिमाग से ही उनको चलाते थे। आज भोलानाथ के समय में सर्वथा भिन्न खेल और खेल सामग्री और ऊपर से बड़ों का निर्देशन और सुरक्षा हर समय सिर पर हावी रहता है। भोलानाथ का समय जो था वो बहुत अच्छा था, हर चीजें अपनी थी। पर उसके विपरीत आज का समय बिल्कुल अलग है। आज खेल और खेल की सामग्री बिल्कुल अलग है। बड़ों का निर्देशन बच्चों के ऊपर रहता है कि आपने ये करना है, ये नहीं करना, आपको बाहर जाना है, घर के बाहर नहीं खेलना, अंदर खेलना है, इस खिलौने से खेलना है, इससे नहीं खेलना।
कोई खिलौना हाथ की सामग्री से बना नहीं होता था, सब बाजार से लाए हुए होते थे। हर समय उनके सिर पर इंस्ट्रक्शन की, आज के बच्चों के ऊपर इंस्ट्रक्शंस रहती है, हावी रहती है कि बिना इंस्ट्रक्शंस वो चल भी नहीं सकते, एक कदम भी नहीं उठा सकते। आज खेल सामग्री स्व निर्मित ना होकर बाजार से खरीदी हुई होती है। खेलने की समय सीमा भी तय कर दी जाती है। आज के समय में इतना कंप्यूटराइज टाइम हो गया है कि बच्चा खेलने की समय सीमा निश्चित कर देते हैं माता पिता कि आपको सिर्फ 10 मिनट खेलना है, आधा घंटा खेलना है, 1 घंटा खेलना है। पूरा दिन आपको, कभी आपको गेम स्पोर्ट्स में जाना है, पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, स्कूल का होमवर्क करना है, सारी समय निश्चित होती है। वो बेचारे के पास टाइम ही नहीं होता आज के बच्चे के लिए कि हम एक्स्ट्रा खेल सके, अपनी मन से मर्जी से खुलकर खेल सके। आज खेल सामग्री स्वयं निर्मित ना होकर बाजार से खरीदी हुई होती है। वो आज के बच्चे घर की चीजों से, अनुपयोगी चीजों को यूज करना जानते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें बाजार से बनी बनाई मिल ही जाती है। अतः स्वच्छता भी नहीं है, धूल मिट्टी से बच्चों का परिचय ही नहीं है। आजकल के बच्चों को कोई धूल मिट्टी में जाने ही नहीं देता और ना उन्हें कोई स्वतंत्रता देता है। तो इस क्वेश्चन में यही बताया गया है कि पहले के समय में बच्चों का और इस समय के बच्चों के खेलने का और सामग्री का, सामान का, टॉयज का, कि क्या कंपैरिजन है। नंबर 4, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन करो कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। पाठ में सबसे रोमांचक प्रसंग वह है जब एक सांप सब बच्चों के पीछे पड़ जाता है। ये बड़ा रोमांचक प्रसंग है, क्योंकि इसी में ही सबने एक बच्चे, पूरे पाठ में बच्चे वैसे तो खेलते रहे, कभी वो बारात निकाल रहे हैं, कभी वो खेत खलियान कर रहे हैं, कभी वो कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। और वो उनके पिता भी, बाबूजी भी आके उनसे करते तो वो शर्मा जाते, भाग जाते, हंसते। पर वो इतना रोमांचक नहीं था। ठीक है, एक खेल खत्म हुआ, दूसरा शुरू हो गया, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा शुरू हो गया। पर इसमें तो उन्हें रोमांचक इसलिए कहा गया इस प्रसंग को, क्योंकि उसमें इसमें उनको शारीरिक वो करना, बल दिखाना पड़ा, भागना पड़ा, डर गए वो, इसलिए देखने वाले को ये ज्यादा रोमांचक लगा प्रसंग। जब एक सांप सब बच्चों के पीछे पड़ जाता है, तब वे बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और माँ की गोद में छिपकर सहारा लेते हैं। यह प्रसंग पाठक के हृदय को भीतर तक हिला देता है। वही है ना इसमें, देखो, जब एक सांप सब बच्चों के पीछे पड़ जाता है तो बच्चे डर के मारे इधर गिरते हैं, उधर गिरते हैं, कोई किसी का सिर फूट जाता है, किसी के दांत टूट जाते हैं, तो वो इधर उधर भागने लग जाते हैं। और भागते भागते कहाँ जाते हैं? अपने घर में जाते हैं। वो पिता के पास भी नहीं जाते और माता की गोद में जाकर छिप जाते हैं। तो ये प्रसंग, जो ये वाला प्रसंग था, सारा दृश्य पाठक के हृदय को हिला देता है। इस पाठ में गुदगुदाने वाले प्रसंग भी अनेक है, यानी हम सबको हंसाने वाले भी प्रसंग बहुत है। विशेष रूप से बच्चे के पिता का मित्रता पूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू लेता है। देखो, अब बच्चे जो भी खेल खेलते थे, तो उनके बापूजी आखिरी में आके उनसे पूछते थे, खेलते थे, उनसे, उनके साथ मित्रता पूर्वक, यानी उनके बच्चों के, उनकी उम्र के बन के उनके साथ पूछते थे। तो वो बच्चे क्या करते थे? शर्मा कर भाग जाते थे और और हंसते रहते थे। जैसे ही बच्चे भोज, शादियां, खेती का खेल खेलते, बच्चे का पिता बच्चा बनकर उसमें शामिल हो जाता। पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना बहुत सुखद अनुभव है, जो सभी पाठकों को गुदगुदा देता है। पिता का इस प्रकार बच्चा बनकर बच्चों के साथ खेलना सभी पाठकों के मन को गुदगुदा रहा है। तो इसमें प्रश्न में यही पूछा गया था कि पाठ में आए ऐसे प्रसंगों को लिखो जो दिल को छू जाता है। तो हमें यही प्रसंग लिखने हैं जो सभी पाठकों को, पढ़ने वालों को दिल को छू जाए। नंबर 5, इस उपन्यास में के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह परिवर्तन दिखाई देते हैं? इस वाले प्रश्न में भी कंपैरिजन किया गया कि गांव की जो दशा 30 के दशक में थी, आज के समय में
वो किस तरह भिन्न है, कि आज की दशा क्या है और 30 के दशक में ग्राम्य संस्कृति कैसे थी। चलिए, आज की ग्रामीण संस्कृति को देखकर और इस उपन्यास के अंश को पढ़कर ऐसा लगता है, यानी आज का जो ग्रामीण समय है, संस्कृति का समय है, और उपन्यास, ये वाला उपन्यास है माता का आंचल, इसके अंश को पढ़कर ऐसा लगता है कि कैसी अच्छी रही होगी वह समूह संस्कृति जो आत्मीय स्नेह और समूह में रहने का बोध कराती थी। तो इसको देखकर यही लगता है कि 30 के दशक में, इस उपन्यास के दशक में ग्राम्य संस्कृति बहुत अच्छी रही होगी, क्योंकि उसमें आत्मीय स्नेह, मेल जोल की भावना झलकती है। आज ऐसे दृश्य दिखाई नहीं देते, आज के समय में ऐसा दिखाई नहीं देता। आज के समय में तो लोग एक दूसरे को देख के खुश भी नहीं होते, वो सोचते हैं मेरे पास ये चीज है तो मैं दूसरे को क्यों दूं, उसके पास होनी भी नहीं चाहिए। तो उसमें आज के समय में लोगों में वैर भाव की भावना है, पहले के समय में ये भावना नहीं होती थी। आज पुरुषों की सामूहिक कार्य प्रणाली भी समाप्त हो गई है। आज के समय में पुरुष लोग जो है, पहले गांव में चौपालों में इकट्ठे होके बैठते थे, खेलते थे, चौपड़ खेलते थे, आपस में बातें करते थे, पर आज के समय यह देखने को नहीं मिलता। ग्रामीण संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण वे दृश्य नहीं दिखाई देते। ये समय का फेर है कि पहले संस्कृति और आज की संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण यह सब कुछ नहीं देखने को मिलता। जो 30 के दशक में हमें सब कुछ देखने को मिलता था, आज वो कुछ भी नहीं है। आज घर सिमट गए हैं, घरों के आगे चबूतरों का प्रचलन समाप्त हो गया है। आज के घर सिमट कर रह गए हैं, सब लोग अंदर ही अंदर रहते हैं, अंदर ही घर का इतना, अपनी जमीन का इतना सा भी हिस्सा ओपन नहीं छोड़ते हैं। पर पहले क्या होता था कि घर इतने बड़े बनाते थे, कब बीच में बरांडा बनाया खुला, घर के बाहर चबूतरा बनाया बड़ा सारा, तो खुली हवादार आती थी, पक्षी चहचहाते थे, बच्चे खेलते थे। पर आज का सब अंदर ही अंदर बंद होकर रह गया है। आज परिवारों में एकल संस्कृति ने जन्म लिया है, जिससे समूह में बच्चे अब दिखाई नहीं देते। आज के परिवार अकेले रहना पसंद करते हैं, वो समूह में रहना नहीं पसंद करते, वो सारे परिवार के लोगों के साथ रहना नहीं पसंद करते। आज बच्चों को खेलने की सामग्री और खेल बदल चुके हैं, खेल खर्चीले हो गए हैं। आज के बच्चे जो खेल खेलते हैं ना, वो खर्चीले हो गए हैं। उन्हें कोई खेल खेलना है तो उसके लिए पहले इंस्ट्रूमेंट चाहिएगा, वो मार्केट में मिलेगा। कोई भी टॉय चाहिएगा तो वो मार्केट में मिलेगा। पहले बच्चे उस सामग्री को अपने घर से लाकर बनाते थे, बेकार पड़ी हुई चीजों को लाते थे, उन्हीं को ही उसको खेलने का साधन बना लेते थे। जो परिवार खर्च नहीं कर पाते, वो बच्चों को हीन भावना से बचाने के लिए समूह में जाने से रोकते हैं। और जो परिवार गरीब होते हैं, भाई अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते, बाहर से उन्हें नए नए खिलौने नहीं दिला सकते, उन पे खर्चा नहीं कर सकते, तो वो अपने बच्चों को खेलने के लिए भेजते ही नहीं है, उन्हें घर के अंदर ही बंद करके रख देते हैं कि वो बच्चों के पास जाएंगे नहीं, उन्हें चीजें दिखाई नहीं देगी, तो वो खरीदने के लिए जिद भी नहीं करेंगे। आज की नई संस्कृति बच्चों को धूल मिट्टी से बचना चाहती है। घरों के बाहर पर्याप्त मैदान भी नहीं रहे, लोग स्वयं डिब्बों जैसे घरों में रहने लगे हैं। आज की नई संस्कृति में बच्चों को धूल मिट्टी से बचाते हैं और उन्हें घर के अंदर ही अंदर रखते हैं, क्योंकि घर सीमित हो गए हैं लोगों के, और डिब्बों जैसे घरों में वो रहने लगे, लिमिटेड जगह होने लगी और लिमिटेड जगह के अंदर रहने लगे हैं। प्रश्न नंबर 6, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य अंक हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, पिता का अपने साथ शिशु को नहला धुलाकर पूजा में बैठा लेना, माथे पर तिलक लगाना, फिर कंधे पर बैठाकर गंगा तक ले जाना और लौटते समय पेड़ पर बैठाकर झूला झूलाना कितना मनोहारी दृश्य उत्पन्न करता है। अब इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? माता पिता का बच्चे के प्रति, यानी माता जिस तरह करती थी और पिता जिस तरह बच्चे के प्रति अपने वात्सल्य प्रेम को, यानी प्रकट करते थे, अपने प्रेम को, अंतरात्मा से प्रेम को प्रकट करते थे। भाई किस तरह अपने बच्चे के लिए माता पिता का प्रेम होना चाहिए, उसे हमें अपने शब्दों में लिखना है। इस पाठ को पढ़कर बताना है कि इस पाठ में
जो जो लाइनें आई हैं उसे अपने शब्दों में लिखना है। इसमें बताया गया है पहले कि पिता, भाई लेखक के माता पिता क्या क्या काम करते थे, पिता किस तरह अपना वात्सल्य प्रेम शिशु पर उड़ेलता था। पिता बच्चे को नहलाता धुलाता था, पूजा में बिठाता था, फिर पूजा करते थे हम, लेखक के माथे पर तिलक भी लगाते थे, और गंगा किनारे ले जाकर कंधे पे बिठा कर ले जाते थे, मछलियों को खाना खिलाते थे, और लेखक ताली बजा बजा कर खुश होता था, और फिर झूला पेड़ नीचे बूढ़े पेड़ हो जाते थे, नीचे लटक जाते थे, तो उस पे झूला भी झुलाते थे। पिता के साथ कुश्ती लड़ना, बच्चे के गालों का चुम्मा लेना, बच्चे के द्वारा पूछे पकड़ने पर बनावटी रोना रोने का नाटक, और शिशु को हंस पड़ना अत्यंत जीवंत लगता है। पिता के साथ कुश्ती लड़ना, जब बच्चा और पिता आपस में कुश्ती लड़ते हैं तो उनका आपस का प्रेम झलकता है। पिता उसके गालों को चूमता है, अपनी मूछों से उसको चुभाता है, तो बच्चा चुभती है तो बच्चा रोने लगता है, उसके गाल बड़े कोमल कोमल होते हैं, तो जैसे कोई चीज चुभेगी तो वो रोने लग जाता है, उनको दूर हटाता है कि उसको खींचता है। पर यह सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, मनोहारी दृश्य है। माँ के द्वारा गोरस भात, तोता मैना आदि के नाम पर लिखना, अब माँ अपने बच्चे को भोजन कराती है, तरह तरह के नाम लेकर, तरह तरह की चीजें दिखाकर उनको भोजन कराती है। ऐसी लेखक की माँ भी उन्हें भात खिलाती थी, तोता मैना की का नाम ले लेकर उनको खिलाती थी कि ये तोता उड़ जाएगा, ये मैना उड़ जाएगी। उबटना, शिशु का श्रृंगार करना, भाई उनका श्रृंगार करती थी, उन्हें तरह तरह के कपड़े पहनाती थी, उन्हें कन्हैया जैसा बनाकर रखती थी। शिशु का सिसकना, शिशु का रोना, बच्चों की टोली को देखकर सिसकना बंद कर विविध प्रकार के खेल खेलना। भाई शिशु को बच्चा किस तरह अपने पिता की गोदी में होते हुए भी माता पिता के पास सिसकता ही रहता था, रोता ही रहता था, पर अपने बराबर की उम्र के बच्चों के पास आकर वो तरह तरह के खेल खेलने लग जाता था और रोना बंद कर देता था। मासूम तिवारी को चिढ़ाना आदि अद्भुत दृश्य उकेरे गए हैं। ये सभी दृश्य अपने शैशव की याद दिलाते हैं। इसमें यह बताया गया है कि मासूम तिवारी वाला को चिढ़ाना, बैजू नाम का लड़का मसूर तिवारी को चिढ़ाता था, उसी को देखकर लेखक ने भी और सभी बच्चों ने भी उसको चिढ़ाना शुरू कर देता था, कर दिया था। ये दृश्य उनकी बचपनता को दर्शाता है। नंबर 7, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। कि ये जो हम लेखक का ये पाठ है, कहानी है, माता का आंचल, उन्होंने उसको शीर्षक दिया है। भाई आपने पूरा पाठ और कहानी सुनी है, पढ़ी है, भाई उस माता का आंचल उसके लिए सही है, बिल्कुल उपयुक्त है तो सही है, नहीं तो आप बताइए कि आप इसको और क्या शीर्षक दे सकते हैं। इस पाठ के लिए माता का आंचल उपयुक्त नहीं है, शीर्षक उपयुक्त नहीं है। इसमें लेखक के शैशव की 3 विशेषताओं का वर्णन हुआ है। कि वो कहते हैं कि इसमें माता का आंचल उपयुक्त नहीं है, इसके और भी शीर्षक हो सकते हैं। इसमें तो लेखक के बचपन की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। तो पहला वो कहते हैं कि बच्चे का पिता के साथ लगाव, भाई बच्चे का पिता के साथ भी तो लगाव था, माता के आंचल के अलावा माता के साथ साथ पिता के साथ भी था। शैशव की मस्त क्रीड़ाएं और बचपन की सारे खेल की मस्त क्रीड़ाएं, यानी मौज मस्ती वाले दिन भी थे। माँ का वात्सल्य, माता का आंचल इन तीनों में से केवल अंतिम को ही व्यक्त करता है। भाई माता का वात्सल्य, माता का प्रेम, बच्चे को दूध पिलाना, अरे उसको श्रृंगार करना, सिर्फ ये माता का आंचल इन तीनों में चीजों में से सिर्फ माता का वात्सल्य को ही व्यक्त करता है। शैशव की मस्त क्रीड़ाएं और माता का पिता के बच्चे का पिता के साथ लगाव को व्यक्त नहीं करता, अतः यह एकांकी और अधूरा शीर्षक है। इसलिए यह एक अधूरा शीर्षक है, इस पाठ का यह शीर्षक उपयुक्त नहीं है। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है, इसका और भी शीर्षक हो सकते हैं कि मेरा शैशव, कि मेरा बचपन। भाई लेखक इसका शीर्षक मेरा शैशव रखता, मेरा बचपन रखता, तो उसमें माता पिता का प्यार भी आ जाता, पिता के लिए भी आ जाता, पिता का लगाव माता के लिए भी आ जाता, और बचपन की सारी क्रीड़ाएं भी आ जाती। इसके लिए मेरा शैशव भी उपयुक्त था। कोई लौटा दे मेरे रस भरे दिन, ये भी सही था कि ये वाला शीर्षक भी हो सकता था कि कोई लौटा दे मेरे रस भरे दिन। अब वो रस भरे दिन बचपन के दिन होते हैं, जिसमें माता पिता अपना खूब सारा प्यार उड़ेलते, बड़े होने के बाद तो माता पिता भी कहते हैं कि अपना काम करो, पढ़ो लिखो, ये करो,
और उसमें बड़े होकर हम बचपन की तरह हम खेल भी नहीं सकते। तो इसलिए कोई लौटा दे मेरे रस भरे दिन और मेरा शैशव, यह उपयुक्त शीर्षक हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? तो अब हमें पाठ के आधार पर यह बताना है कि एक बच्चा अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त यानी प्रकट करते हैं। शिशु की जिद में भी प्रेम का प्रकटीकरण है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो जिद करके ही अपने प्रेम को वो प्रकट करेगा। वो बोल नहीं सकता भाई, अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकता, वो जिद ही करके अपने प्रेम को प्रकट करता है। शिशु और माता पिता के सानिध्य में यह स्पष्ट करना कठिन होता है कि माता पिता का स्नेह शिशु के प्रति है या शिशु का माता पिता के प्रति। दोनों एक ही प्रेम में के संपूरक होते हैं। जब बच्चा छोटा होता है वो बोल नहीं पाता भाई, तब हम ये नहीं बता सकते कि माता पिता का स्नेह शिशु के प्रति है या शिशु का माता पिता के प्रति प्रेम है। हम उसे क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि माता पिता भी उस टाइम पर बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। शिशु की मुस्कुराहट, शिशु को उनकी गोद में जाने की ललक, उनके साथ विविध क्रीड़ाएं करके अपने प्रेम प्रकटीकरण करते हैं। माता पिता भी, शिशु हंसता है तो वो भी हंसते, जब बच्चा हंसता है तो माता पिता भी हंसते हैं, बच्चे को अपनी गोद में लेते हैं, उनके ललक, उनके साथ तरह तरह की क्रीड़ाएं करने के लिए उत्सुक रहते हैं कि वो क्रीड़ा जैसे जैसे बच्चा खेलता है, छोटा बच्चा खेलता है, हम लोगों के घरों में भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे जैसे वो खेलता है, हंसता है, चलता है, तो हम भी उनके साथ, जब वो जमीन पे चलता है, रेंगता है, तो हम भी उनके की तरह चलना शुरू कर देते हैं। तो पता ही नहीं चलता कि माता पिता बच्चे हैं या बच्चे माता पिता हैं। क्रीड़ाएं करके अपने प्रेम के प्रकटीकरण करते हैं। एक दूसरे की तरफ वे इस तरह ही प्रेम प्रकट करते हैं। माता पिता की गोद में जाने के लिए मचलना उसका प्रेम ही होता है। इस प्रकार माता पिता के प्रति शिशु के प्रेम को शब्दों में व्यक्त करना कठिन। प्रश्न नंबर 9, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? अब इसमें लेखक के पाठ में, इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जो उस समय बच्चों की दुनिया रची गई थी, बच्चों ने अपनी दुनिया रचाई थी, आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है, यानी हमने जो बचपन बीता है अपना, उससे किस तरह भिन्न है, कि हमने उसी तरह बचपन बिताया है अपना, इसमें वो बताना है। उस टाइम के बचपन को अपने बचपन से कंपैरिजन करना है। हमारा बचपन इस पाठ में वर्णित बचपन से पूरी तरह भिन्न है। भाई, हमने कोई चबूतरे पे खेल खिलौने नहीं खेले, तो इसलिए वो भिन्न है। हमारा बचपन इस पाठ के वर्णित बचपन से पूरी तरह भिन्न है। हमें अपने पिता का ऐसा लाड़ नहीं मिला। मेरे पिता प्राय अपने काम में व्यस्त रहते हैं। हमें अपने पिता से ऐसा लाड़ नहीं मिला कि हम उसकी गोद पे बैठ के वो हमें नहलाएं, हमें तैयार करें, हमें गंगा किनारे ले जाएं, मछलियों को खाना खिलाएं। वो अपने, आज का पिता अपने काम में व्यस्त रहता है, उनके लिए बच्चों के पास के लिए टाइम नहीं है। वो इतना टाइम निकाल ही नहीं पाता कि वो बच्चों को देख सके। प्राय वे रात को थक कर ऑफिस से आते हैं। वे आते ही खाना पीना खाकर सो जाते हैं। वे मुझसे प्यार भरी कुछ बातें जरूर करते हैं। मेरे लिए मिठाई, चॉकलेट, खिलौने भी लाते हैं। कभी कभी स्कूटर पर बिठाकर घुमा भी आते हैं। आजकल के जो पिता हैं वो सिर्फ क्या करते थे हैं, जो हमने अपने बचपन में किया। हमारे बचपन में क्या होता था, हमारे पिता के पास टाइम नहीं होता था। वो सारा दिन तो उनका ऑफिस में निकल जाता था। कई बार तो वो रात को आते घर, हम रात को सो जाते थे, फिर सुबह वो जाते तो हम सोते ही रह जाते थे। कई कई दिन निकल जाता थे कि बच्चे और पिता आपस में बात ही नहीं कर पाते थे। वो आकर खा पी कर वो भी सो जाते थे, थक जाते थे वो बेचारा सारे दिन घर का काम, ऑफिस का काम करते करते। वे प्यार भरी बात, जिस दिन हम आपस में मिलते थे तो वो प्यार भरी बातें जरूर होती थी। वो बाजार से कभी हमारे लिए ऑफिस से आते टाइम कभी मिठाइयाँ लेके आते थे, कभी चॉकलेट लेके आते थे, कभी खिलौने लेकर आते थे। वो इस उससे लेके आते थे कि हमारे बच्चे खुश हो जाएंगे। पहले के कंपैरिजन में आजकल के पिता, पहले पिता बच्चों के साथ खेलते थे और अपने प्यार को प्रकट करते थे, पर आजकल के पिता अपने बच्चे को
मिठाइयाँ, चॉकलेट, खिलौने वगैरह देकर अपने प्यार को प्रकट करते हैं। कभी कभी स्कूटर पर बिठाकर घुमा भी ले आते हैं। पहले पिता अपने कंधों पर बिठाकर बच्चों को घुमाने ले जाते थे, पर आजकल तो स्कूटर, कार, मोटर, इन सब पर चीजों पर बिठाकर बच्चों को घुमाने ले जाते हैं। किंतु मेरे खेलों में इस तरह रुचि नहीं लेते। हमारे पिता बेचारे ऑफिस में इतना काम करते हैं, घर में करते हैं, सारे इस तरह थक जाते हैं, वो फिर बच्चों के खेलों में रुचि नहीं लेते हैं जिस तरह लेखक के पिता उनके खेलों में लेते थे। वे हमें नंग धड़ंग तो रहने ही नहीं देते। उन्हें मानो मुझे कपड़े से ढकने और सजाने का बेहद शौक है। आजकल के माता पिता अपने बच्चों को कभी बिना कपड़ों के रहने नहीं देते। वो हमेशा उन्हें फुल कपड़े पहनाकर टिंच करके रखते हैं कि जैसे एक शोपीस है, घर में सजाकर रखना है कि कोई आएगा तो कहेगा कितना अच्छा बच्चा है, कितना सुंदर बच्चा है। मुझे बचपन में ए एप्पल, सी कैट रटाई गई। हर किसी को नमस्ते करनी सिखाई गई। 2-2.5 साल की उम्र में मुझे स्कूल भेजने का प्रबंध किया गया। जो हमारा बचपन है उसमें हमें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट रटाई गई। हमें बाहर खेलने नहीं दिया गया, हमें मिट्टी में खेलने नहीं दिया गया। हमें सिर्फ कोई बड़ा घर में आए तो नमस्ते करनी सिखाई गई। हमें 2-2.5 साल की उम्र में स्कूल भेज दिया गया। हम लोगों ने अपना कोई बचपन नहीं जिया। हम किसी के साथ खुल मिलकर बात नहीं कर सकते, अपने मन के भावों को प्रकट नहीं कर सकते। पहले वाला टाइम ही नहीं है कि हम अपने उम्र के बच्चों के साथ खेले, खेत खलियान खेले। जैसे लेखक ने अपने जीवन के बचपन को जिया है, वैसे हम लोगों ने अपने बचपन को नहीं जिया। 3 साल के बाद मेरे जीवन से मस्ती गायब हो गई। मुझे मेरी मैडम, स्कूल ड्रेस और स्कूल के काम की चिंता सताने लगी। तब से लेकर आज तक मैं 90% अंक लेने के चक्कर में अपनी मस्ती को अपने ही पांवों के नीचे रौंदता चला आ रहा हूँ। भाई आजकल के माता पिता का यही होता है कि हमारे बच्चों के नंबर आए 90% से ऊपर आए। भाई कम में हमारे बच्चे इंटेलिजेंट होने चाहिए। मेरी मैडम, स्कूल ड्रेस और स्कूल का काम की चिंता। अब हम 3 साल की उम्र में बच्चों को यह चिंता लगने लग गई कि मेरी मैडम मारेगी, काम नहीं करके जाऊंगी, ड्रेस अच्छा नहीं होगा तो हमें मैडम मारेगी। ये सब चिंताएं हमें सताने लगी। हमें पहले बच्चों को ये कोई चिंता नहीं होती थी। स्कूल जाने, बच्चे 5-5 साल तक की उम्र में तो स्कूल जाते थे, पर अब तो 2-2.5 साल की उम्र का बच्चा स्कूल जाने लग गया है। वो अपने ही पाँवों के नीचे अपनी इच्छाओं को, अपनी मस्ती को रोनता हुआ आगे, भीड़ भरी जिंदगी में आगे ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। मुझे ओ हुल्लड़ करने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। मुझे मौज मस्ती करने का, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने का, एक दूसरे के साथ मिट्टी में खेलने का कोई मौका मिला ही नहीं। शायद मेरा बचपन बुढ़ापे में आए, या शायद मैं अपने बच्चों या पोतों के साथ खेल सके। अब यहाँ आज के समय के बच्चे ये कहते हैं कि शायद हमारा बचपन बुढ़ापे के समय में आए, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, शायद हम अपने बच्चों के साथ अपना बचपन जिए, या पोतों के साथ, पोते पोतियों के साथ अपने जीवन को जिए, अपने बचपन को अच्छे से जिए, उनके साथ खेल सके, अपनी इच्छाओं को हम पूरा कर सकें। प्रश्न नंबर 10। फणीश्वर नाथ रेणु और नागा अर्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। फणीश्वर नाथ का उपन्यास, फणीश्वर नाथ रेणु ने लेखिका थी, उन्होंने एक उपन्यास लिखा था मैला आंचल। नागार्जुन का उपन्यास था बलचनमा आंचलिक। ये उपन्यास आप अपने पुस्तकालय से पुस्तक लेके उससे पढ़ेंगे। तो इस तरह हमने संपूर्ण पाठ और पाठ से रिलेटेड सारे प्रश्न उत्तर अच्छे से समझे और पढ़े। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और हमने उन्हें डिस्कस भी किया। जो लोग आज बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, वो, मैं तो यही कहूँगी कि हर चीज में कंफ्यूजन रहता है। बोर्ड के एग्जाम में बच्चों को हर चीज में कंफ्यूजन होता है कि हम कैसे करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। इस टाइम पर उनको डरना नहीं चाहिए, इस मोमेंट को तो एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि यह पल फिर नहीं आएगा। और मोमेंट को एंजॉयमेंट करते हुए अपने खूब मेहनत करनी है, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करेगा वो ही फल पाएगा। सो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।
थैंक यू। बाय बाय।